जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रजान कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शिवा साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन अ शो। जनरल साहब, फ्रांस ने ये कहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जो है वो किसी की वैसल स्टेट नहीं बन सकते। इट मींस बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका की वैसल स्टेट नहीं बन रहे, जो इस तरह की सिचुएशन है। दूसरा लग ये रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये भी कहा कि हम अफ्रीका के अंदर इंडिया के साथ मिल के जो है वो एक नैरोबी के अंदर कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन रियलिटी वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका जो है वो हमसे बात नहीं करना चाह रहा, तो हम जो ये मिडल पावर्स हैं इनके साथ काम चलाएंगे और मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। ब्रिक्स को वो कहते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। अमेरिकन कुछ और कह रहे हैं। डू यू थिंक इंडिया एंड फ्रांस आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट ऑर्डर, या अभी जयशंकर ने भी कहा कि हमारी बड़ी पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? फ्रांस और इंडिया कुछ ऐसा पैरेलल अलायंस ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया फ्रांस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है? एट द एंड ऑफ द डे वो यूरोपियन है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? अब बहुत अच्छा है, आपने एक मौजू लिया है आज, बिकॉज ये जो है एक चर्निंग, एक वर्ल्ड ऑर्डर में हम एक चर्निंग की शुरुआत देख रहे हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो अपने एलाइज को भी डिस्कार्ड कर रहे हैं। फ्रांस को डिस्कार्ड कर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन को डिस्कार्ड कर रहे हैं, नेटो को बोलते हैं आई डोंट नीड नेटो, और ग्रीनलैंड पे मैं अटैक करूंगा तो नेटो को खत्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए, यूएन खत्म कर दो। अभी वो 66 या 68 जो एक ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें से बाहर आ चुके हैं, और 31 उसमें से यूएन ऑर्गेनाइजेशन थी। सो आई थिंक दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग साइंस। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया और चाइना तो बहुत खुश होंगे इस डेवलपमेंट से, बिकॉज वो देख रहे हैं कि अमेरिका अपने एलाइज को डंप कर रहा है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट को, मैक्रोन को, उसने काफी जो इनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप देखें ना, बीच में जब ये मिलते थे और इस टाइप का, तो ट्रम्प ट्राइज टू बी, यू नो, एक बहुत अच्छा एक फोटो ऑप्स, पता नहीं आपने भी देखा होगा कि ट्रम्प अपने ऑफिस में इस तरफ बैठे और ये तीन उधर सामने बैठे, तो इट इज टू ऐसे जैसे कोई आम लोग बैठे हैं, हाँ। जैसे कि कोई हेडमास्टर है और वो तीन टीचर्स हैं सामने बैठे उसके। तो इस टाइप का अगर आप एक इंप्रेशन अपने एलाइज को देंगे, बिकॉज एवरी कंट्री हैज टू बी ट्रीटेड ऑन इक्वल पार, एंड यू कांट डीमीन द पर्सनैलिटी, बिकॉज जेलेंस्की को भी काफी इंसल्ट किया, फिर बाद में जेलेंस्की लाइन पे आया। तो इस टाइप की हमने देखा होगा, इस ग्रेट ब्रिटेन को भी, स्टैमर को भी एक सॉर्ट इंसल्टिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो फ्रांस को अगर आप देखें, और ये तीन कंट्रीज की जो बात हो रही है जिसमें इंडोनेशिया, इंडिया है इसमें, तीनों देशों के साथ एयरक्राफ्ट और अब जैसे इंडोनेशिया हो गया तो एयरक्राफ्ट और सबमरीन कॉपरेशन है इसकी। और हमारे साथ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस एनर्जी सेक्टर्स में आपने इसको देखा होगा। इस मिराज एयरक्राफ्ट से लेके रफेल तक, और जो जो हमारी स्कॉर्पियन सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है वो भी फ्रांस से ही शुरू हुआ है और उसको डेवलप हो रहा है, आगे भी लेके हम जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट मैं इसको दिखा रहा हूँ, मल्टीपोलैरिटी की तरफ, जैसे आपने जिक्र किया। तो और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि ग्लोबल साउथ का, आपने अफ्रीका का जिक्र किया। अब मुझे लगता है कि ये एक रीअलाइनमेंट होने वाली है, और ब्रिक्स अभी जो इस साल भारत में होगा, इस जिसकी चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप भारत अपना करेगा, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फोरम टू वॉच। एंड जो उसको देखना कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएगा। और
जो इंडिया और फ्रांस, अगर आप 1998 से देखें, अगर आप इनकी इसको रिलेशनशिप को एनालाइज करें, तो काफी अपने साथ में चलते हैं। मिलिट्री प्लेटफॉर्म राफेल, स्कॉर्पियन के बारे में मैंने बात करी। एडवांस सबमरीन सेंसर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, हमारी वरुणा, गरुड़ा, शक्ति, इतने सारे एक्सरसाइज हमने इंडियन ओशन रीजन में हम एक दूसरे की कोऑपरेशन कर रहे हैं। और फ्रांस इज आपका इंडो पैसिफिक पावर में भी शामिल है। तो एक न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है जो हमारा जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें इस ईरान की बहुत कोऑपरेशन है। तो अगर ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक। दिस इज माय रीडिंग फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ही इज इन अ हरी। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। और मेरी ये एक रीडिंग है जो मैं मिलिट्री हिस्ट्री में भी पढ़ता हूँ, जियोपॉलिटिक्स में भी पढ़ता हूँ, कि जल्दबाजी जो आदमी करता है ना, वो फिर चोट भी उसको बहुत ज्यादा लगती है। if you try to climb the ladder straight away on top, and when you fall, then you know there is no support for you. And certain developments in America which are taking place are also very disturbing for Trump. और प्राइमरी इलेक्शंस अभी होने वाले हैं। दूसरा, अभी जो सीनेट में वोटिंग हुई है वो ट्रम्प के अगेंस्ट गई है, जिसमें सीनेट ने ट्रम्प को बता दिया है दैट यू विल नॉट लॉन्च एनी मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट एनी कंट्री विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सीनेट। तो ये भी एक इसको बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और दूसरा, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक आपको डायरेक्शन दे रहा है कि व्हाई अमेरिका इज गेटिंग आउट ऑफ इट। बिकॉज फॉसिल फ्यूल, जैसे ये तेल का जो अभी चला है, फॉसिल फ्यूल की जो डोमिनेंस है अमेरिका अपने रखना चाहता है, और वो पूरे वर्ल्ड के सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करना चाहता है, एक इसको वेपनाइज करना चाहता है। और अगर वो सोलर अलायंस की तरफ जाता है, देन he will not be able to do this weaponization and this kind of a thing. So from a diplomatic point of view, I think you need to carry your team with you. हम जब मैनेजमेंट में भी हम ये अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और जो एक नॉर्मल बेसिक चीज पढ़ाते हैं, you have to carry your team with you, and NATO is a team as far as the US is concerned. अगर हम कल एक नेक्सस देख रहे हैं, अगर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे, दे कैन पोज अ वेरी ग्रेट चैलेंज टू अमेरिका, एंड अमेरिका अलोन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइट। एंड दैट इज व्हाई दिस नेटो केम इनटू बीइंग। आपका वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज को क्यों डिसॉल्व किया इसने, इसको नेटो ने उस टाइम पे, जब ये सोवियत यूनियन से रशिया बना था। तो इट वाज प्राइमरीली कि भाई वी वांट टू हैव अ डोमिनेशन ओवर थिंग्स। बट अभी जो मैं इसको देख रहा हूं कि आप इतने प्रोमिनेंट कंट्रीज, एंड दे आर पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन को भी आप इंपॉर्टेंस नहीं देना मांगते, यूएन को भी खत्म कर रहे हो आप। डब्ल्यूएचओ की जो आपकी डब्ल्यूटीओ, एज आई स्टैंड करेक्टेड, डब्ल्यूटीओ की कोई भी डिक्टेट आप उसको फॉलो नहीं करते। ट्रेड, जिस तरीके से ट्रेड मैकेनिज्म एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में चलना चाहिए, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट। और ऊपर से आप चाइना को बोलते हो कि साउथ चाइना सी में वो अनक्लॉज को फॉलो नहीं करता, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। एंड यू योरसेल्फ आर, एक आपने रशियन शिप को कैप्चर कर दिया है इंटरनेशनल वाटर्स में। सो यू सी ऑल दिस। चाइना को तो आप लेसन दे रहे हो कि भाई चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? सो आई थिंक very interesting discussion you have brought out, because nobody is talking about this right now, and I'm glad that लेकिन talking जैसे about सब इम्पोर्टेंट चीज ये है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसको स्टडी किया आज सारा दिन, मैंने इसको थोड़ा इस पे काम किया। मैंने देखा कि जो फ्रांस बातें कर रहा है वो अमेरिकन नहीं कर रहे। और इंडिया जो है वो, मुझे याद है देयर वाज ए इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका, अमेरिकन ने वो स्क्रैप कर दिया। अब देयर इज एन इंडिया
फ्रांस डायलॉग ऑन अफ्रीका, तो वो बेसिकली सारी स्पेस कवर कर रहे हैं जो अमेरिकन छोड़ रहे हैं। मुझे याद है कि इंडिया ही फ्रांस पे ट्रस्ट करता है। जब मोदी साहब बाइडेन को बुलाना चाहते थे 26 जनवरी के लिए, रिपब्लिक डे पे वो ना आया, तो फिर फ्रांस को ही बुलाया गया था। तो दे डू अंडरस्टैंड कि यार ये मुल्क एक ऐसा है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जल साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि ट्रंप समझता है कि जो ब्रिक्स है ये डी डॉलराइजेशन का सबब है। ट्रम्प समझता है कि जो ब्रिक्स है ये ऑल्टरनेट हमारे खड़ा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो है कि इंडिया G7 ब्रिक्स की लीडरशिप है इनके पास, हमारे पास इस साल G7 की लीडरशिप है, और हम मिलके काम करेंगे, और मल्टीलैटरलिज्म की। तो ब्रिक्स तो खतरा है अमेरिका के लिए, लेकिन फ्रांस के लिए तो खतरा नहीं है। तो इट मींस कि फ्रांस एंड इंडिया टुगेदर चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर कमजोर हो, और फ्रांस अल्टरनेट ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा, हवा देगा, ताकि उसको कल को अमेरिकन भी कमजोर हों, क्योंकि अमेरिकन के कहने के बावजूद फ्रांस बार बार चाइना जाता है, और वो समझते हैं कि हमें इनके साथ काम करने की ज़रूरत है। चाइनीज वो एक दफ़ा EU प्रेसिडेंट को भी साथ लेके गया था, खुद भी गया अकेले, अभी रिसेंटली भी गया हुआ था। तो ये आप समझ रहे हैं कि इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर want to weaken dollar, together want to create an alter, because दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। ट्रंप G2 की बात करता है, वो कहता है जी दुनिया में ग्रेट टू हैं, एक चाइना और एक हम है। ये G2 है, कोई G7 नहीं है, कोई ब्रिक्स नहीं है, और वो कहता है अकेले मैं ही तो सारे फैसले करता हूँ, मतलब हर चीज तो मैंने अकेले ने कर लेनी है, इसमें किसी का तो रोल ही कोई नहीं है। गजा की जंग मैं बंद करा लूंगा, रशिया का मैं करा लूंगा, यूक्रेन का मैं करा लूंगा, साउथ अमेरिका मैं करा लूंगा, ये तो सारे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये तो हमें खा रहे हैं, ये तो हमसे फेवर्स ले रहे हैं, इंडियंस भी फेवर ले रहे हैं, यूरोपियंस भी फेवर ले रहे हैं, और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो आपको नहीं लगता इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर आर सपोर्टिंग मल्टीलैटरलिज्म, वो G2 को सपोर्ट कर रहा है? तो ये खिचड़ी सी बन गई है, मतलब यू नो दिस इज ऑल डेवलपिंग, लेकिन एक इंडिया एंड फ्रांस, डू यू थिंक के डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, जो कि अमेरिका का खतरा है कि ब्रिक्स इज डी डॉलराइजेशन? सी आपने एक बहुत लंबा एक प्रियम्बल दिया इसके ऊपर, एंड it's also very relevant to understand here that uh, we are not this move is not to replace the dollar, uh, but have an alternative to the dollar, because जो आपकी रिजर्व करेंसी है, हम uh, आज डॉलर एक्चुअली मानी जाती है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप ने वेनेजुला पे और सऊदी पे, इसको इराक पे, इसको अटैक क्यों किया था? बिकॉज दोज कंट्रीज वेर डीलिंग इन करेंसी अदर देन द डॉलर। अब जैसे अगर वेनेजुला अगर चाइना को तेल दे रहा था तो चाइनीज युआन में दे रहा था, और भी हम इस टाइप की चीजें देख रहे हैं। तो अब एक सिचुएशन ये आ गई है, एंड इट इज अ हार्श रियलिटी। देखिए, आज यूनाइटेड स्टेट्स का डेट है $380 ट्रिलियन, एंड इट्स नॉट, यूनाइटेड स्टेट्स इज नो लॉन्गर दैट इकोनॉमिक पावर वो जो एक टाइम पे क्लेम करता था। आज चाइना का दबदबा हर एक जगह है। As a matter of fact, that 35% of manufacturing goods are being used in more than 150 countries of China origin. तो जब हम इस चीज की सिचुएशन को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि टाइम हैज कम, एंड आई वुड बी, मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक टाइम हैज कम। एक टाइम पे हम एक RIC की बात करते थे, एक जो जो इसका बन रहा था अलायंस, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इस बार जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे इंडिया, तो इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ था। तो इसको आने वाले वक्त में अगर ट्रंप की यही पॉलिसीज रहे, एंड द वे दैट ही इज ट्राइंग टू create a divide in NATO, or he's trying to dump the NATO countries, because अब आप देखिए, इसको NATO कंट्रीज ने अपनी फौजों के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? Because there was an understanding with the Americans that the Americans would be there to protect them, and this is the way the alliance will actually go about it. And now
ट्रम्प का जो भी एडवाइजरी पैनल है, जो उसकी टीम है, वो उसको एडवाइस कर रही है, देखिए आपको पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? अब ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया है कि टैरिफ्स की वजह से ये अमेरिका की इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट बिग बूस्ट। अब इसको मुझे एक चीज बताइए, आई एम इंडिया, ट्रम्प इम्पोजेज 500% ऑन मी, डू यू थिंक आई विल go to Trump, or I will send, or I will export anything to Trump? No, I will not do that, because I will find alternative supply chain। और ऑलरेडी ये इस पे बहुत काम हो गया है भारत में कि हमने ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन, और हम काफी जो कंट्रीज है ऑल्टरनेटिवली हम इसको उनके साथ हमने अपने अपने ट्रेड मैकेनिज्म हमने स्टैब्लिश कर लिए। यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है, तो इसको ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी हो रही है। सो व्हेन this is becoming apparent in the world, I think we need to smell the coffee, because ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज हैं ये ज्यादा देर तक चलेंगी नहीं। ये आप और मैं आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आई वुड वेलकम दिस प्रोग्राम अगेन टू बी रिपीटेड आफ्टर 1 year, और फिर हम ये ग्राउंड रियलिटीज को ऑब्जर्व करेंगे। दीज पॉलिसीज कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। जल साहब, अभी मैं देख रहा था जयशंकर ने आज कहा है और मैक्रॉन ने कहा है कि दुनिया मल्टीपोलर है। जल साहब, आपको क्या लगता है एज स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, दुनिया क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड है? कहाँ पे इंडिया के पास पावर है टू डू थिंग्स? मतलब अमेरिका ने जरा सा कहा तेल नहीं खरीदना तो 44% से 25% पे आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज या इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई है पॉलिसी, सिर्फ एक धचका लगा है और पॉलिसी चेंज कर ली। और वो हम सारा टाइम, हमारे कान थक गए थे सुन सुन के, मल्टी अलाइनमेंट एंड ये और वो। आज आप जाके कुवैत बैठ गए हैं, आप जाके ब्राजील से तेल ले रहे हैं, रशिया से पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का जो दुनिया में दिल करता है वो करता है, सारी दुनिया में, पूरे ग्लोब के ऊपर वो देखें, और कोई उसको रोक भी नहीं सकता, पूछ भी नहीं सकता। तो डू यू थिंक दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ड, या डू यू थिंक दिस इज अ यूनिपोलर वर्ड है? ये मल्टीपोलर वर्ड अच्छी लगती है उन उन मुल्कों को जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि नाउ वी हैव बिकम समथिंग, मिडिल पावर्स हैं, हमारा कुछ ना कुछ रोल है, हम छोटे छोटे मुल्क की जो इर्द गिर्द हैं उन पे अपना जोर चला लेते हैं। तो मतलब इस तरह की चीजें, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, बिफोर आई एक्चुअली आंसर योर क्वेश्चन ऑन द मल्टीपोलर एंड द यूनिपोलर, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, आपकी डिपेंडेंसीज क्या है। आर यू sufficiently poised to manage your own affairs? And if you are not, और अगर आपकी डिपेंडेंसीज अगर अमेरिका के साथ है, और आपकी टेक्नोलॉजी और आपके डिफेंस कॉपरेशन और आपके जितना भी एग्रीमेंट्स आप कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी कि आप क्या इसको वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे अमेरिका के अगेंस्ट। अब आप इसको भारत का ही स्टैंड देख लीजिए कि इन स्पाइट ऑफ जो ट्रम्प कर रहा है, भारत से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं निकल रही है, बिकॉज वी फील दैट जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं दे आर टेम्पररी नेचर, बिकॉज बाद में इसके ऊपर चेंजेस इतने सारे, और हमने ट्रम्प को भी देखा है कि एक स्टेटमेंट निकालता है, फिर उसको चेंज करता है, फिर तीसरी बार चेंज करता है। सो that is the personality you are dealing with, and when you are not dealing with a stable personality, when you are dealing with this kind of a personality, I think your statements will also have to be measured। and मुझे लगता है कि जैसे कि आपने मल्टीपोलर की बात करी, देखिए अल्टीमेटली दैट इज इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इन द सेंस के चाइना, रशिया, अमेरिका, तीन मेजर सुपर पावर्स मैं इसको मानता हूं, एंड they have their own differences with each other, and not one country can dictate the future of all other countries। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बनाते हैं, वी
don't want to put all our eggs in one basket. We want to have a diversification, because कल खुदा ना खास्ता आपका एक टैप अगर बंद कर दे अमेरिका, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर भारत बिकम्स टोटली यू नो devastated. So we need to have that kind of diversification in our in our approach, and वो फिर अल्टीमेटली बात वहीं पे आ जाती है that you have to develop your own ecosystems, you have to develop your own manufacturing capabilities. और जब तक आप ये इसको हासिल नहीं करेंगे, I think you have to accept what these superpowers are going to tell you. जन साहब, आखिर में एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो सेक्रेटरी लुतनिक ने कहा है कि अगर वो ट्रंप को फ़ोन कर लेते तो हम जो है ना वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते, हम डील कर सकते थे। आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने कहा है हमने तो 8 कॉलिंग की हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? यहाँ 8 दफ़ा राब्ता हुआ, जिसमें ट्रंप ने भी किया होगा, इन्होंने भी किया होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? ये इस चीज़ पे आके मतलब वो बहुत ज़िच कर रहे हैं इंडिया को। कभी-कभी वो ये कहते हैं कि सर कैन आई कॉल यू, सर मे आई सी यू, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मतलब दिस इज एम्बैरसिंग। मतलब आई सी प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्विटर हैंडल, जिस पे वो लिखते हैं कि जब भी उनकी ट्रम्प से बात होती थी तो वो कहते थे कि इंडिया एंड द यूएस हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिसको अमेरिकन ओन नहीं करते आजकल। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थी, लेकिन मोदी साहब फिर भी लिखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मतलब और वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हाल वो ट्रंप साहब रोज जो है ना कुछ कर देते हैं। तो ये कैसे इंडिया इसको रिसीव कर रहा है? मैं मीडिया देखता हूँ इंडिया, वो तो बहुत गुस्से में है। मतलब पहले तो उन्होंने बड़ा स्लो स्टैंस लिया अमेरिका के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मीडिया भी खुल गया और उन्होंने सोचा कि ये हमारे साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो बात उन्होंने की, और खास तौर पे इंडियंस इसको कैसे देखते हैं? और एक छोटा सा आखिर में अगर मैं कमेंट भी करूं और सवाल भी, आपको लगता है कि फ्यूचर में इफ दिस कंटिन्यूज, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को यूज कर सकते हैं फॉर पॉलिटिकल गेन्स एज वेल? तो चलो वो तो पॉलिटिक्स ही बताएगा, बिकॉज आई एम नॉट expert on politics to actually give a valid answer for that. वो तो मैं वो पॉलिटिशियन ही इसके बारे में बताएंगे, बट डेफिनेटली जो पॉलिटिक्स साइड से और डिफेंस के एंगल से तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे ट्रैक्स खुले हुए हैं अभी। इट्स नॉट दैट यू सी ट्रेड इज वन एस्पेक्ट। हम जब बात करते हैं ट्रेड इज फंसा हुआ है, वो भारत और अमेरिका का ट्रेड अभी फंसा हुआ है, बट दे आर अदर ट्रैक्स विच आर वेरी ओपन, एंड जिसके ऊपर बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बातचीतें हो रही हैं एक दूसरे के बीच में। तो इसको मैं एक मैच्योर्ड आउटलुक की तरह मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ पासिंग फेज, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, एंड इट्स ओनली टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ ईच अदर कि भाई आप इसको कितना सहन कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और ट्रम्प देखिए, आफ्टर ऑल ट्रम्प इज नॉट अ परमानेंट फीचर ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। थिंग्स विल चेंज, एंड ऑल्सो अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं ट्रम्प के लिए। और इसको आहिस्ता-आहिस्ता मैं देखता हूँ कि ट्रम्प इस जो प्रेशर्स को कैसे अपना झेलेंगे, बिकॉज़ वेनेजुएला इज़ वन इश्यू विद देम, ईरान इज़ अनदर इश्यू, ग्रीनलैंड इज़ अनदर इश्यू, Taiwan is another issue. So, I mean, he is engulfed with so many issues that I don't think India is a very great priority to be discussed as far as the American administration is concerned, because they are got so many other problems with them which they will need to resolve, because अभी ईरान की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। एवरी डे आई हियर देयर आर सो मेनी प्रोटेस्ट हैपनिंग, एंड इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। तो अब इसको कैसे कंटेन करेंगे और इसको अमेरिका क्या इसको एक्शन लेगा, वो आई थिंक देयर विल बी इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल रजान कोचार साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक जय यू। हिंद। थैंक यू।